हज की तैयारियां जोरों पर हैं और आप में से बहुत से लोग हज पर रवाना भी हो चुके हैं। लोग दियारे अरब की सफर की तैयारी में आज भी हैं और भारत से जो लोग हज के लिए जा रहे हैं उनमें से तकरीबन सभी एक ट्रैवल एजेंसी की सर्विसेज ले रहे हैं। मैं इस ट्रैवल एजेंसी का नाम बाद में बताता हूं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि ट्रैवल एजेंसी जिसका काम मुसाफिर को सफर और ठहरने की तमाम तर सहूलियात फराहम करना है, जब वो सहूलतें फराहम करने के बजाय इस कारोबार पर अपनी मोनोपोली का फायदा उठाए और मुसाफिरों को अजियत में डाले, तो आप क्या ऐसी ट्रैवल एजेंसी से दोबारा खिदमात हासिल करना पसंद करेंगे? हरगिज नहीं। लेकिन ये ट्रैवल एजेंसी तो वो ट्रैवल एजेंसी है जो भारत सरकार के जरिए चलाई जाती है, और वो भी उसकी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स यानी वजारत अक़लियती उमूर की निगरानी और संरक्षण में। और ये उन मुसाफिरों का काम करने का दावा करती है जो दियारे अरब के मुबारक सफर के जज्बे से सरशार होते हैं और अपनी तकलीफों को फरामोश कर देते हैं जो ये ट्रैवल एजेंसी देती है। जब से बड़ा हुआ ये सब सुनता आया था कि ये सब होता है, लेकिन इस ट्रैवल एजेंसी की करतूत पर दियारे अरब की जियारत की रूह परवर दास्तानें हावी रहती थी। लेकिन जब खुद पर ये आन पड़ी तो करीब से देखने का मौका मिला। सोचा आपसे शेयर करूं और आपको इस ट्रैवल एजेंसी की खिदमत बताऊं। हज के मुसाफिरीन तो इस ट्रैवल एजेंसी और उसकी करतूतों का जिक्र भी बड़े एहतराम से करते हैं, जैसे मक्का, मदीना और हज का तक़द्दुस भी इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इस ट्रैवल एजेंसी की हरकतें ऐसी हैं कि इसके बारे में खामोशी जुर्म नहीं बल्कि गुनाह अजीम है, जो भारत के लाखों आज़मीन हज को झांसा देने के अलावा कुछ नहीं करती। इस ट्रैवल एजेंसी का नाम है हज कमेटी ऑफ इंडिया। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। अगर इसकी करतूतों पर नजर डाली जाए तो अंदाजा होगा कि ये लंपट मंडली ऑफ इंडिया है और उसके शिकार सीधे साधे मुसलमान हैं जो इस कमेटी की लंपटबाजी को भी हज के अरकान का हिस्सा समझ बैठते हैं। चलिए आप हज 2023 के कुछ वाकयात और अपना एक तजुर्बा शेयर कर देता हूं ताकि आपको इस लंपट मंडली की एक सही झलक नजर आए। सोचा तो था कि हज के दौरान खामोश रहूंगा, उसकी अपनी सलाहियत की हद तक मुश्किलात और सऊबतें भी बर्दाश्त करूंगा कि हो सकता है मेजबान और मेहमान के दरमियान लेन देन ठीक तरीके से हो जाए। लेकिन क्या करूं कि काबे के रब के बंदों के साथ लंपट मंडली का ये सलूक देखा नहीं जाता। इस साल भारत से 2.25 लाख लोग सफर हज पर जा रहे हैं। 2.25 लाख लोगों को इस सफर की खिदमत देने के नाम पर ट्रैवल एजेंसी जिसका नाम हज कमेटी ऑफ इंडिया है, उसने एयरलाइंस, मुल्क की मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट एजेंसियों, मक्का और मदीना के होटलों, होटल अपार्टमेंट्स, भारत के अंदर बस सर्विसेज और सऊदी अरब में भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एजेंसियों से डील की है। ये सौदा करोड़ों के मुनाफे का हो सकता है। ये काम तो ट्रैवल और टूरिज्म की एजेंसी का होता है, ये काम यही एजेंसी करती है। लेकिन भारतीय हाजियों ने हज का तक़द्दुस भी उसके साथ जोड़ दिया है और इस एजेंसी की रूहानियत के कायल हैं। इस बार इस एजेंसी ने क्या क्या किया है इसका जिक्र पहले कर देता हूं, उसके बाद अपना एक तजुर्बा बताऊंगा कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे नहीं, बल्कि आपका जी चाहेगा कि इस ट्रैवल एजेंसी जिसका नाम हज कमेटी ऑफ इंडिया है उसे अपने दांतों से कुचल दें। पहले जिक्र इन बातों का जो आप जानते हैं वो ये कि कहा गया कि इस साल हज पिछले साल के मुकाबले में 50,000 रुपए सस्ता होगा। हो गया उल्टा, आपके 50,000 रुपए नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा इस कमेटी ने वसूल लिए। दूसरी बात यह कि पहले ये कमेटी जो रकम लेती थी उसमें से वो एक छोटी सी रकम आपको कैश सऊदी अरब में देती थी, यानी फॉरेन एक्सचेंज रियाल की शक्ल में, वो भी नहीं मिलेगा। भारत से हाजी खुद रियाल खरीद कर ले जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह ठेका दिया गया है जो 500 रियाल के नोट दे रहा है। हाजी उस सबसे पहले उसका खुदरा कराने की फिक्र में लग जाएं। जैसे इस देश में जहां लोग 200, 300 रुपए रोजाना की मजदूरी करते हैं, उन्हें 2000 का नोट छाप कर दिया गया कि पूरे हफ्ते की तनख्वाह है, छुट्टी का दिन इसे भुनाने में लगा दें। इस साल ये भी हुआ
कि इन 1.25 लाख हाजियों के सफर हज पर ले जाने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा एम्बार्केशन पॉइंट बनाए गए और 3 किस्त में हज की फीस हज कमेटी ने ले ली। पहली 2 किस्तें तो पूरे मुल्क में बराबर थीं। जब ये सब अदा हो गई तो तीसरी किस्त का नंबर आया तो पता चला कि हर एम्बार्केशन पॉइंट की फीस अलग है। अब मैं बताऊंगा कि बिहार का एक शहर है गया, जो एक एम्बार्केशन पॉइंट है। यहां से हज के लिए जाने वालों को दूसरे बाद एम्बार्केशन पॉइंट जैसे बेंगलोर वगैरह से 1-1 लाख रुपए ज्यादा जमा करने पड़े, लेकिन हज कमेटी ने इसका कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिया। हो सकता है बेंगलोर जद्दा या मदीना से गया के मुकाबले में करीब है, लेकिन गया के मुकाबले में कलकत्ता और गुवाहाटी ज्यादा दूर है। वहां भी गया के मुकाबले में 25,000 रुपए कम लिए गए। गया के आदमी ने हज के सामने हमेशा ये सवाल रहेगा, गो एयर की कंगाली की वजह से सफर की तारीखें भी बढ़ा दी गई। बिहार से करीब एक स्टेट है जिसका नाम है झारखंड। वहां के लोगों के साथ क्या हुआ ये भी बताया देता हूं। झारखंड से एम्बार्केशन पॉइंट था स्टेट कैपिटल रांची, लेकिन हाजियों को अचानक पता चला कि उन्हें रांची से नहीं कलकत्ता से जाना है। पूरे झारखंड के हाजी ट्रेवल एजेंसी हज कमेटी के फरमान पर ईमान लाते हुए कलकत्ता पहुंच गए। मिसाल के तौर पर जिनकी फ्लाइट्स 2 जून को थी, उन्हें 31 मई को कलकत्ता में रिपोर्ट करना पड़ा, लेकिन जब पहुंचे तो पता चला कि उनकी फ्लाइट अब 2 को नहीं 3 को होगी। जब 3 को हवाई अड्डे पहुंचे तो पता चला कि 3 को नहीं, उनकी फ्लाइट 4 जून को मदीना जाएगी। झारखंड के हाजी कलकत्ते में करोड़ों बल्कि अरबों का कारोबार करने वाली ट्रेवल एजेंसी जिसका नाम हज कमेटी ऑफ इंडिया है, उस पर निसार हो गए। पूरे मुल्क में दूसरे 20 एम्बार्केशन पॉइंट्स पर क्या क्या हुआ होगा वो तो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा। चलिए फिर बिहार वापस आता हूँ। यहाँ गया एम्बार्केशन पॉइंट मैं अपना तजुर्बा शेयर करता हूँ, जिससे पता चलेगा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया कितनी बड़ी लंपट ट्रेवल एजेंसी है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, गो एयर की कंगाली का बहाना बनाकर फ्लाइट्स की तारीखें तब्दील हुई और यह अंदेशा अब भी कायम है। यहां जिन लोगों को पहले दिन यानी 7 जून की फ्लाइट से जाना था, उन्हें हज कमेटी ने 2 दिन कबल यानी 5 जून को रिपोर्ट करने को कहा था कि फलां फलां पेपर्स लेकर आएं और पासपोर्ट और सफर से मुतल्लिक दूसरी जरूरी चीजें ले जाएं। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो पता चला कि नेता प्रेता और सरकारी अफसर 6 तारीख को शाम में ये कागजात देंगे। यही हुआ। बिहार के नॉर्थ से साउथ तक के मुसाफिर पटना हज हाउस में लंगर अंदाज रहे। गर्मी की शिद्दत और हज कमेटी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए सब बर्दाश्त किया कि प्राइम मिनिस्टरशिप के एस्पिरेंट और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और उनके ब्यूरोक्रेट जिनमें आमिर सुभान अल्लाह का आशीर्वाद ले लें। पटना हज ऑफिस से आशीर्वाद लेकर ये आज़मीन हज करीब 100 किलोमीटर दूर शहर गया के हवाई अड्डे पर आए तो उनमें से कुछ बीमार पड़ चुके थे और कुछ की हालत ऐसी थी कि उनके उम्रे का क्या हुआ होगा पता नहीं। अब दूसरा वाकया ये सामने आया कि एक साहब ने जिनकी फ्लाइट 9 जून को है, उन्होंने अपने पेपर्स लेकर किसी को 7 जून को हज कमेटी की हिदायत के मुताबिक भेजा। तो हज कमेटी ने वो पेपर्स ले लिए और कहा कि आप 8 जून को आफ्टरनून में आएं और पासपोर्ट वगैरह ले जाएं। अब मैंने भी सोचा कि जरा मैं भी अपना हाल जान लूं। मुझे हज कमेटी ने ये मैसेज भेजा था कि चूंकि मेरी फ्लाइट गया एम्बार्केशन पॉइंट से 14 जून को है, मैं 12 जून को पटना हज ऑफिस को रिपोर्ट करूं। मैंने सोचा कि अगर घंटे 2 घंटे में ये काम निमट जाए तो मैं जल्द लौट आऊंगा। उसके बाद एक दिन पूरा यानी 13 जून बचेगा जो अपने घर पर गुजारूंगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने जिक्र किया, इससे तो ये होता कि अगर 12 को भी जाता तो 13 को भी पटना में ही रहना होता कि इज्जत माब हज कमेटी का आदेश है। अब बिहार में तो श्री श्री नीतीश कुमार का उसे आशीर्वाद हासिल है। इस दौरान एक मैसेज आया कि आप हज कमेटी की वेबसाइट जाकर ऑनलाइन फ्लाइट या ये सफर कंफर्म कर लें। रिपोर्टिंग के प्रोसेस में आपका वक्त बच जाएगा। ऐसे में जब सफर हज चंद घंटों दूर हो, वक्त बचाना और सहूलत हासिल करना ही अक्लमंदी थी। मैंने वही किया तो ये मैसेज आया कि मैं 13 जून को शाम 5 बजे पटना रिपोर्ट करूं। मालूम हुआ
کہ باقی لوگوں کی جن کی فلائٹ 14 جون کو صبح سویرے ہے ان سب کو 13 جون کو شام 5 بجے پٹنہ بلایا جا رہا ہے. یعنی میرا یا ہم جیسوں کا عمرہ حج کمیٹی 13 جون سے ہی شروع کرانا چاہتی ہے کہ گیا سے احرام باندھ کر 13 جون کو تقریباً 100 کلومیٹر دور سفر کر کے پٹنہ روانہ ہوں. اس طرح صحیح مکمل ہو. 13 کو پٹنہ میں حج آفس کا پاسپورٹ لے کر طواف کریں, اس کے بعد گیا آئیں اور سیدھا ہوائی اڈے پہنچیں. وہاں کوئی زمزم لیے کھڑا ہو وہ پی لیں. حج کمیٹی کی یہ سروس ہے. اس سفر میں گیا کے لوگوں کو واپس گیا امبارکیشن پوائنٹ پر آنے کے لیے پٹنہ کا 200 کلومیٹر آنے جانے کا سفر فلائٹ سے ایک دن قبل کرنا ہوگا. یہ ہے فرمان ٹریول ایجنسی حج کمیٹی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر گیا امبارکیشن پوائنٹ ہے تو تمام عازمین حج کے پاسپورٹس بوریوں میں بھر کر گیا ایئرپورٹ پہنچا دیے جاتے, جہاں لوگ اپنے کاغذات لیتے جاتے اور ایئرپورٹ میں داخل ہوتے جاتے. بہار کے جن ضلعوں سے گیا آنے کے راستے میں پٹنہ حج آفس آتا ہے ان کے لیے تو یہ شاید برداشت کر لیا جاتا کہ ٹھیک ہے راستے میں تھوڑا آرام بھی ہو جائے گا اور یہ کام بھی. تو یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آتی. لیکن گیا شہر اور اس کے اطراف کے لوگ ایک دن پہلے گیا سے پٹنہ جائیں اور پھر گیا آئیں اور پھر ہوائی اڈے جائیں, یہ بات نہ عقل گوارا کرتی ہے اور نہ انسانی صحت. اگر آپ دن بھر پٹنہ میں گزاریں, رات کا زیادہ وقت ہوائی اڈے پر اور دوسرا دن ہوائی جہاز کے سفر میں, تو اس کے بعد عمرے کے 7 سے 10 کلومیٹر کی چلت پھرت کے لیے آپ کی صحت اجازت دے گی. لیکن اگر یہ لمپٹ منڈلی جس کا نام حج کمیٹی آف انڈیا ہے یہ حرکت نہیں کرے گی تو اس کی پٹنہ آفس کی رونق کیسے بڑھے گی؟ حج کمیٹی اور سرکار کے اذیت پسند افسروں کو پریشان حال حاجیوں کو دیکھ کر ایسا سرور آتا ہے جیسا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. ہاں, آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو بکری کے بچے کی طرح ممیاتا ہوا ملی میڈیا ہے نا, اسے تو حج کمیٹی کے افسروں کی میز صاف کرنے میں مزہ آتا ہے, کیونکہ یہ میڈیا بھی ملک کے گودی میڈیا کی طرح ہی ہے. اس کے جرنلسٹ کا نام میں نے رکھا ہے لفافیے. جب میں نے اردو اخبار کے ایک لفافیے کو کہا کہ ذرا یہ بھی حج کمیٹی سے پوچھئے کہ تمام پاسپورٹس گیا امبارکیشن پوائنٹ پر کیوں نہیں پہنچا دیتے کہ حاجیوں کو سہولت ہو, آپ تو خود حج کے لیے نکل رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا چشمہ سیدھا کیا اور پان چباتے ہوئے پاس سے اٹھ گئے کہ ارے کسی سے بھیج کر منگا لیجئے. ایک اور بات کا ذکر کر دوں, میں نے ایک یوٹیوب چینل پر ایک صاحب کو جو سفر حج سے متعلق در حقیقت بڑی اہم معلومات دیتے ہیں, اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا, یہ کہتے ہوئے سنا کہ برائے مہربانی آپ اپنی تنقیدوں میں حج کمیٹی کو نشانہ نہ بنائیں, کیونکہ یہی تو ملت کا بڑا ادارہ بچ گیا ہے. میں یہ سن کر حیران رہ گیا. یہ تو حال ہے حج کمیٹی جیسے ایوانوں کے حرم سراؤں کا. بولنا تو پڑے گا, حج کمیٹی آف انڈیا ایک ٹریول ایجنسی ہے جو منسٹری آف مائنورٹیز افیئرس کے تحت ہے. اس کا حج کے تقدس سے کوئی تعلق نہیں. وہ حرم کی ایک اینٹ بھی نہیں ہے, بلکہ دلی سرکار کی دکان ہے جو کبھی بھی بند ہو سکتی ہے. اب حج کمیٹی کے انتظامات کی گواہی ضروری ہے. یہ حج کمیٹی میرے کیمرے, مائک اور لائٹس روک لے. آپ بولنے کی عادت ڈالیں. زبان خلق نقار خدا یہ تو سنا ہوگا آپ نے, لیکن حج کے دوران صرف اپنے رب سے لو لگائیں اور اسی پر توجہ دیں. ہاں, حج کے بعد اپنا تجربہ آڈیو اور ویڈیو میں ضرور شیئر کریں. اس لمپٹ منڈلی کی سدھار کی مہم کا حصہ بنیں. ڈسکرپشن میں ای میل ایڈریس دیا جا رہا ہے, آپ اس پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. حج کمیٹی نے تو میرے ساتھ 2 اور حرکتیں کر دیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میرا میرے رب سے رشتہ پرائیویٹ ہے. سوچا تھا حج کو بھی بہت پرائیویٹ رکھوں گا, لیکن حج کمیٹی کی اس حرکت میں اور ساتھی عازمین حج کی خاموشی کے نتیجے میں مجھے سامنے آنا پڑا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی جرنلسٹ خود خبر یا نیوز کا حصہ نہیں بنتا, لیکن مجھے مثال کے لیے بننا پڑا. یہ میرے اب تک کے اصول کے خلاف بھی ہے اور شرمندگی کی بات بھی. اپنے گوتم بدھ کے شہر سے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر تک کا سفر ایسا ہوگا, اور ایک ٹریول ایجنسی جس کا نام حج کمیٹی آف انڈیا ہے اس کی کارستانی ایسی ہوگی جس سے فائٹ ٹو دا ہلٹ ضروری ہے. حرم سرا کی حفاظت کو تیغ ہی نہ رہی.
तो काम देंगी चिलमन की ये तितलियां कब तक? खुदा हाफिज. Thank you for watching this video. If you like this, please subscribe and don't forget to click the bell icon. Your comments are also important for us.